Good morning, students. Today we will do the organizational structures in business studies. आज हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग, हमारा चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ था, यूनिट खत्म नहीं हुई थी. इसका सेकंड चैप्टर आज हम करेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि होता क्या है. बेटा, स्ट्रक्चर होता है एक पैटर्न, एक डिजाइन. किसका डिजाइन? पोस्ट का डिजाइन, कि कौन सी पोस्ट किसके अंडर आ रही है, रिलेशनशिप्स क्या है, ये इन सब चीजों का एक पैटर्न हम बनाते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इट रेफर्स टू दैट फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म्ड. कह रहा है क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल टास्क जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं, वो किए जाते हैं. अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, इसको डीपली समझने के लिए हम आगे जब हम करेंगे स्ट्रक्चर्स के टाइप, तब आपको समझ में आएंगे. अब आगे कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल सेम डिजाइन होता है या सेम स्ट्रक्चर, सेम पैटर्न होता है? तो इसका आंसर है नो, नेगेटिव आंसर है इसका. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके साइज पे डिपेंड करता है. ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे डिपेंड करता है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे डिपेंड होता है. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी है, एंटरप्राइज काफी बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर चेंज होगा. अगर छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे चेंजेस है, सिचुएशंस के जो चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है. तो इसे कंक्लूड करके मतलब हम ये कह सकते हैं कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्टैंडर्ड डिजाइन नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का. बट इसके कितने भी तरह की फॉर्म्स होती हैं, कितने भी तरह के डिजाइन हो सकते हैं. बट आगे तुम्हें इसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि क्या हो सकते हैं, उसके टाइप्स हम थोड़े पढ़ेंगे इस चैप्टर में. उसके बाद बेटा आप इसमें डेफिनेशंस दे रखे हैं 2, आप पढ़ लेना कोई सी भी एक. उसके बाद आगे है नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिजाइन, फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो इम्पोर्टेंट है. इनमें से एक स्टडी आती है आपकी. तो आपके पास है डिजाइन किसका, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का. कितने टाइप्स होते हैं बेटा? टाइप्स बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट. आगे जब आप फर्दर स्टडीज करोगे अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. बट अभी तुम्हारे सिलेबस के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स है, फंक्शनल और डिविजनल. अभी हमने ये दोनों पढ़ने हैं, ठीक है. अब ये किस बेसिस पे है? काम के बेसिस पे है. अभी आप देखोगे जैसा हम क्या होता है, हमने बोला कि स्ट्रक्चर क्या होता है, एक पैटर्न, रिलेशनशिप का पैटर्न होता है. तो रिलेशनशिप डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है. काम करने के साथ साथ उसको कुछ अथॉरिटीज भी दी जाती है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तय की जाती है. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं. तो उसी के बेस पे आपके 2 स्ट्रक्चर्स हैं सिलेबस में, फंक्शनल और डिविजनल. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इसके अंदर हमारा अब बेटा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है. फंक्शनल देखो अपने नाम से बता रहा है तुम्हें, इसके नाम के आगे आता है फंक्शनल. फंक्शनल का मतलब होता है काम, एक्टिविटी. तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पूरे एंटरप्राइज को किसके बेस पे डिवाइड कर देगा, जो भी वो मेजर एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेस पे. लाइक अगर मान लो मैं चेयर बनाती हूँ, चेयर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस है मेरा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी फर्म के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, मेरी फर्म के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मेरी फर्म के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, पर्सनल डिपार्टमेंट होगा. तो ये क्या है, डिपार्टमेंट्स है. अगर मैं चेयर बनाने का बिजनेस कर रही हूँ, हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जो सिमिलर नेचर के काम होते हैं उनको क्या करते हैं,
एक यूनिट वाइज डिवाइड कर देते हैं, मतलब कुछ जो सिमिलर नेचर के उनका एक यूनिट बना दी, कुछ सिमिलर नेचर के उनकी एक यूनिट बना दी। उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट बोलते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है मोस्ट सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, प्रचलित है। तो आगे ये कह रहा है, अब एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया इसका कि इसमें क्या है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं चेयर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है मेरी, तो मेरी फर्म में मुझे क्या चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। आगे कह रहा है फर्दर इन डिपार्टमेंट के भी क्या होते हैं, सब डिपार्टमेंट होते हैं। लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, मार्केटिंग के अंदर सेल्स भी आती है, एडवर्टीजमेंट भी आती है और मार्केटिंग रिसर्च भी आती है। तो जो ये सब डिपार्टमेंट्स हैं, इनके जो मैनेजर्स होंगे वो किसके लिए आंसरेबल होंगे, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो मेन हेड है डिपार्टमेंट का, उसको आंसरेबल समझते हो ना। मैंने किसी को कोई काम दिया, अगर उसने नहीं किया तो मैं उससे क्या मांगूंगी, जवाब मांगूंगी, उसे बोलते हैं आंसरेबल होना। तो जो सब डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं वो आंसरेबल होंगे किनको, मेन डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को। उसके बाद जो आपके डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे वो किसको आंसरेबल होंगे, उनसे अबव जो है लाइक जनरल मैनेजर। देन जनरल मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आंसरेबल होगा। तो ये आपका इसका एक स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे। सबसे पहले शेयर होल्डर के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद जनरल मैनेजर। बेटा ये एक हायरार्की है। देन उसके बाद है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। उसके बाद है सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के फर्दर सब डिपार्टमेंट्स। ये है आपका बेटा किसका पैटर्न, ये है आपका पैटर्न फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसके बेस पे डिवाइडेड है, मेजर एक्टिविटीज के बेस पे डिवाइडेड है। और आपका ये जो फंक्शनल है, डिवीजन ऑफ वर्क हमने ऑर्गेनाइजिंग में पहले ही पढ़ रखा है। डिवीजन ऑफ वर्क हमने कहाँ पढ़ा था, टेलर का एक क्या था, ये फियोल का एक प्रिंसिपल था और टेलर की फंक्शनल फोरमैनशिप थी, ये सेम थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करते हैं। देन आगे अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो बेटा इसका एडवांटेज है, पहला है एडवांटेज का बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन को एक्सपर्ट से लिंक किया करो सीधा। जब देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बार बार वही काम कर रहा है, वो एक्सपर्ट हो जाएगा, पहले से ही वो एक्सपर्ट है, अब वो और ज्यादा एक्सपर्ट हो गया, काम करने के बार बार वही काम को कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा काम करके देगा हमें कम से कम टाइम में और अच्छा काम करके देगा। तो मुझे क्या मिलेंगे, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। हर बंदा अपने काम को अगर बार बार कह रहे तो ऑब्वियस सी बात है उस काम में क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, जिससे हमें बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश। जो भी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी काम कर रहा है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, वो अपने काम में स्पेशलिस्ट हो गया, एक्सपर्ट हो गया, तो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहेगा। ठीक है, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें हम, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के अंडर में जो भी काम कर रहा, सारे अपना अपना काम करने में एक्सपर्ट है, तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन क्या रहेगा, अच्छा बना रहेगा डिपार्टमेंटल लेवल पे। नेक्स्ट है बेटा मैनेजरियल एफिशिएंसी इन इंक्रीज। अल्टीमेटली कैसे इंक्रीज होगी, स्पेशलाइजेशन की वजह से। फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट करो इसको, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मैनेजरियल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो मैनेजर्स हैं वो भी, यहाँ पे तो हर बंदे की बात की थी बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में, मैनेजर्स की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो प्रोडक्शन का हेड, मार्केटिंग का हेड, फाइनेंस का हेड, पर्सनल का हेड अपने अपने काम में क्या हो चुका है, स्पेशलिस्ट हो चुका है। अल्टीमेटली उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और रिजल्ट्स क्या मिलेंगे उसके, हमें मोर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है मिनिमल डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स। क्योंकि एक काम के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है तो बार बार हमें एक से ज्यादा डिपार्टमेंट बनाने की नीड नहीं है एक काम को करने के लिए। तो अल्टीमेटली उससे क्या होती है, ह्यूमन और रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन होता है और काम डुप्लीकेसी नहीं होती, हमारे जो डबल एफर्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं।
ये पॉइंट आपको अभी भले ही क्लियर ना हो रहा हो, अभी जैसे ही हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वहां तुम्हें क्लियर होगा कि ये इसका एडवांटेज क्यों था। तो वैसे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो, एक काम के लिए एक ही है हमारे पास बंदा। अगर मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 2 हेड्स होते हैं या 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते तो वो डुप्लीकेसी होती, वो नहीं है, यहाँ पे सिंगल पर्सन है। तो ये है इसका फोर्थ एडवांटेज। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड। ट्रेनिंग दे सकते हैं हम इजीली इसमें। कैसे दे सकते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का हमें पता है, ये एम्प्लॉयज हैं, इनको हमें पता है कि कौन से स्किल्स की नीड है, तो उनकी ट्रेनिंग हम इजीली फैसिलिटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फिनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की नीड है तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है उनको फिनेंस डिपार्टमेंट के ओनली फाइनेंशियल इशूज से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वही देंगे हम उनको। आया बेटा समझ में। देखो, हर डिपार्टमेंट के अपने अंडर एम्प्लॉयज हैं, तो मुझे पता है एक पर्टिकुलर बंदा प्रोडक्शन में काम करता है, वो प्रोडक्शन में ही रहेगा, तो उसको ट्रेनिंग किससे रिलेटेड देनी है, प्रोडक्शन से रिलेटेड ही देनी है। नेक्स्ट है बेटा इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस। क्योंकि ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसमें सारी एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंट जो मेजर एक्टिविटीज है सबकी सेम इंपॉर्टेंस होती है, तो सारी एक्टिविटीज को हम इक्वल वेटेज देते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसकी लिमिटेशंस, इसके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कैसे इग्नोर होते हैं, क्योंकि बेटा जो डिपार्टमेंटल हेड है, प्रोडक्शन का हेड है, सेल्स का हेड है, मार्केटिंग का हेड है, हर एक जो हेड है उसकी क्या विषय, उस हेड की, डिपार्टमेंटल हेड की ये विषय कि उसके डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कोई कुछ भी हार्म हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे अपना अच्छा बनना है, मुझे कोई मतलब नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हार्म कर रही हूं मैं। तो ये बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी चीजों को अपने फेवर में लेने की कोशिश करते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि सारे डिपार्टमेंट मिलके हम काम तो किसके लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए कर रहे हैं। तो ये है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देन है बेटा इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड है डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में मैंने जब तुम्हें समझाया, मैंने ये बोला कि हम अपनी इमेज को सही करना चाहते हैं। प्रोडक्शन हेड चाहता है उसकी इमेज अच्छी बने, और मार्केटिंग हेड चाहता है उसकी इमेज अच्छी बने। तो जब सारे डिपार्टमेंट के बंदे अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, अपनी अपनी इच्छा से काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कोऑर्डिनेशन क्या होगा, नहीं बनेगा। हर एक बंदा चाहेगा वो आगे रहे, और हर एक हेड चाहेगा कि उसका डिपार्टमेंट आगे रहे, तो उससे क्या होगा, डिफिकल्टी आएगी। नेक्स्ट है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट से रिलेटेड कंफ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंटल हेड क्या चाहता है कि उसका जो डिपार्टमेंट है उसको क्या मिले, उसको ज्यादा रिसोर्सेज मिले, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज रहे। आगे कह रहा है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हर एक बंदा क्या चाहता है कि रिसोर्सेज, हर एक जो डिपार्टमेंटल हेड है वो ये चाहता है कि मैक्सिमम रिसोर्सेज उसके डिपार्टमेंट को मिले। तो इससे क्या होता है, ये सिचुएशन कन्फ्लिक्ट्स लाती है किनके बीच में, डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच में। वो ये नहीं सोचते कि अल्टीमेटली जो हम काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, फुलफिल जो अचीव करने हैं हमने, गोल्स अचीव करने हैं वो ग्रुप गोल्स हैं, कॉमन गोल है हमारा एक जो फॉर्म का है। इस बात को वो भूल जाते हैं और अपने डिपार्टमेंट के लिए लड़ने लगते हैं। ये 3 के 3 पॉइंट बेटा एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। फोर्थ है बेटा हार्ड एंड कंप्लीट डेवलपमेंट। कंप्लीट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, वो क्योंकि हमने क्या किया है, पूरे काम को बांट दिया है डिपार्टमेंट्स में, और उस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करे बंदे वो एक ही काम को बार बार कर रहे हैं। फुल डेवलपमेंट तब होती है जब हम ऑलराउंडर होते हैं। अब यहाँ ऑलराउंडर तो हम बन ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे, क्योंकि हम एक ही काम को बार बार कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, कंप्लीट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है इससे। नेक्स्ट है बेटा सूटेबिलिटी। कहाँ आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सूटेबल है, कहाँ पे, किस जगह इसकी वैल्यू है, कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो है जब बिजनेस यूनिट का जो साइज हो वो क्या हो, बड़ा हो, लार्ज साइज बिजनेस यूनिट हो आपका, जहाँ स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो वहां पे,
जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज नीडेड। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होता है बेटा अथॉरिटी को बांटना। अथॉरिटी को जहाँ पे बांटना हो, बांटने की जरूरत हो, वहां पे हम इसे यूज करेंगे। फोर्थ वन है जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बेचा जाता हो, ओनली सिंगल प्रोडक्ट बेचा जाता हो या मैन्युफैक्चर होता हो, वहां पे आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चलेगा। तो जहाँ पे बिजनेस यूनिट काफी बड़ा हो, साइज जो बिजनेस का वो बड़ा हो, स्पेशलाइजेशन की जरूरत हो, अथॉरिटी जहाँ हमें बांटने की जरूरत पड़े, लास्ट वन है जहाँ एक सिंगल प्रोडक्ट, ओनली एक प्रोडक्ट सेल होता हो, वहां पे आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को यूज करोगे। नेक्स्ट है बेटा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सेकंड आपका स्ट्रक्चर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जहां पे हम क्या करते हैं, पूरे एंटरप्राइज को मेजर प्रोडक्ट के बेस पे बांट देते हैं। किसके बेस पे बेटा? डिविजनल, अपने नाम से बता रहा है, ये भी डिवीजन बनाएगा। ये डिवीजन किस बेसिस पर बनाएगा? डिवीजन प्रोडक्ट के बेसिस पे बनाएगा बेटा। मान लो मेरी फर्म है, एक मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती हूँ, एक मैं प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती हूँ, प्लास्टिक की चेयर्स बना रही हूँ, एक तरफ मैं कॉस्मेटिक्स बना रही हूँ। तो मैं एक डिवीजन बनाऊंगी कॉस्मेटिक्स का और एक डिवीजन बनाऊंगी प्लास्टिक प्रोडक्ट का। ठीक है बेटा, ये होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब जहां पे आपके क्या बन रहे हो, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हो, वहां बनता है ये। सिंगल प्रोडक्ट के लिए तो हमारा कौन सा सही है, अभी अभी पढ़ा था हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जहां पे प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो जाए, दो हो जाए, जहां पे प्रोडक्ट दो या दो से भी ज्यादा, वहां पे आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यूज होगा। इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। पूरी फर्म जो जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उनके बेसिस पे जब हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बांट देते हैं, उसे हम बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो यह है आपका सेकंड टाइप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। अब बेटा जो एंटरप्राइजेस एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं उनको हम फंक्शन के बेस पे डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होगा, किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, किसी की प्रोडक्शन कम होगी। किसी की मार्केटिंग पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, किसी पे कम देंगे। किसी के प्रोडक्ट ज्यादा सेल होंगे, किसी के प्रोडक्ट कम सेल होंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होता है, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, इग्नोर करने के लिए, पूरे एंटरप्राइज को हम डिवीजन के बेस पे, प्रोडक्ट के बेस पे डिवाइड कर देते हैं, प्रोडक्ट के बेस पे उसकी डिवीजन कर देते हैं। तो प्रोडक्ट के बेस पे जब डिवीजन करते हैं तो एक डिवीजन का एक हेड होता है, दूसरे डिवीजन का दूसरा हेड होता है, और हर डिवीजन के अपने अपने परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं। तो देखो, अब एक डिवीजन का एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, दूसरे डिवीजन का दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। अब वो प्रॉब्लम खत्म होगी कि एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक वाले पे ध्यान दे या प्लास्टिक वाले पे ध्यान दे। अब कॉस्मेटिक वाले का अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और जो प्लास्टिक वाले का है उसका अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो ये होते हैं इसके बेनिफिट। देखो, इसका भी एक स्ट्रक्चर तुम्हारी बुक में दे रखा है। सबसे पहले है शेयर होल्डर्स, वही जो पहले पीछे भी था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के बाद बेटा पिछले जो फंक्शनल में पढ़ा था, एक ही प्रोडक्ट था, सीधा हमने हमारे पास फंक्शनल डिपार्टमेंट्स थे। यहाँ बेटा फंक्शन डिपार्टमेंट्स होंगे बट हर डिवीजन के अपने अपने। अब इसने एग्जांपल ले रखा है कि मान लो हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं, फर्स्ट मेटल, दूसरे प्लास्टिक प्रोडक्ट। तो मेटल प्रोडक्ट का एक डिवीजन है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का एक डिवीजन है। मेटल के आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल डिपार्टमेंट, एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल डिपार्टमेंट। उसके बाद है बेटा, ये है इसका स्ट्रक्चर, समझ में आ गया होगा। अब इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज है बेटा। मोस्टली यही होता है कि हमारा जो फंक्शनल और डिविजनल है एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है, जो उसके एडवांटेज है वो इसके डिसएडवांटेज, जो इसके डिसएडवांटेज वो उसके एडवांटेज होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं और कुछ इसमें अलग से गिवन होते हैं। तो देखो, एडवांटेज है इसका बेटा, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। जो डिविजनल हेड है उसकी डेवलपमेंट होती है, फुल डेवलपमेंट। क्यों? ऑलराउंडर हो जाता है वो। मेटल प्रोडक्ट का हेड है,
प्रोडक्शन की प्रॉब्लम भी टैकल कर रहा है, मार्केटिंग की भी, फाइनेंस की भी, पर्सनल की भी। प्लास्टिक वाला भी प्रोडक्शन की भी, मार्केटिंग की भी, फाइनेंस की भी, पर्सनल की भी, मतलब चारों क्या 4 से ज़्यादा भी डिपार्टमेंट्स होंगे, सबकी प्रॉब्लम्स एक हेड क्या कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी क्या हो जाएगी, फुल डेवलपमेंट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, उसमें बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगे। सेकंड है डिविजनल रिजल्ट कैन बी असिस्ट। देखो अगर मैं दोनों प्रोडक्ट का एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक ही सेल्स डिपार्टमेंट ऐसे बना देती तो एक्सक्यूजेस होते, रिजल्ट जब आते तो प्लास्टिक वाले ये कहते हैं कि मेटल पे ज़्यादा ध्यान दिया, मेटल वाले कहते हैं कि प्लास्टिक पे तुमने ज़्यादा रिसोर्सेज लगाए। बट यहाँ पे क्या है, डिवीज़न ही जब हमने अलग अलग कर दिए तो हम इजीली जो डिविजनल रिजल्ट हैं, प्रॉफिट हुए हैं या लॉस हुए हैं, उसको क्या कर सकते हैं, इजीली असेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि कोई डिवीज़न अनप्रॉफिटेबल है, वो लॉस दे रहा है हमें, तो उसको बंद किया जा सकता है बिना दूसरे को अफेक्ट किए, दूसरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक को तुम क्या करोगे, बंद कर दोगे। नेक्स्ट है बेटा क्विक डिसीजन मेकिंग। जो डिविजनल हेड है वो इंडिपेंडेंट है, उनको एक दूसरे से कुछ नहीं पूछना, कुछ कंसल्ट नहीं करना दूसरे डिवीजन हेड से। प्लास्टिक वाले का अपना डिवीजन है, मेटल प्रोडक्ट वाले का अपना डिवीजन है। जब भी इनको डिसीजन मेकिंग करनी है तो एक दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, ये फ्री है। तो ये क्या कर सकते हैं, जो डिसीजन होते हैं वो क्विक होते हैं और इफेक्टिव होते हैं, जल्दी ले लेते हैं डिसीजन। नेक्स्ट है बेटा आपके पास इसकी लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की पहली है कंफ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड। अब डिविजनल हेड में देखो कोई वो तो है नहीं, इनका कोई कनेक्शन है नहीं, कुछ पूछना नहीं इन्होंने, बट सुप्रीमेसी का हमेशा रहता है बेटा कि सुप्रीमेसी मेरी रहे और सामने वाला चाहता है कि सुप्रीमेसी उसकी रहे, मतलब वो सुप्रीम रहे। तो इस वजह से अपनी इस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों ही डिवीजन क्या करते हैं, मैक्सिमम रिसोर्सेज की डिमांड करते हैं अपने इस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये जो सिचुएशन होती है वो कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े लेके आती है डिविजनल हेड्स के बीच में। नेक्स्ट है बेटा डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस। फंक्शनल में हमने पढ़ा था डुप्लीकेसी नहीं होती, मैंने तुम्हें कहा था नेक्स्ट वाले में अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा, देखो 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बेटा हमारे पास, एक प्लास्टिक वाले का, एक मेटल वाले का। तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो रही है, डुप्लीकेसी हो रही है। सेम ऐसी मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी और पर्सोनल में भी, हर जगह क्या हो रही है, डुप्लीकेसी हो रही है। उसके बाद है बेटा, ये था इसका सेकंड। देन उसके बाद है इसका थर्ड डिसएडवांटेज। जो डिवीजन है वो क्या चाहता है, दूसरे डिवीजन से अच्छा होना चाहता है, बेटर परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है। भले ही वो दूसरे डिवीजन को हार्म कर दे, चाहे उसको कॉस्ट ये इनकर करे कि दूसरे डिवीजन को हार्म कर दे, तो एंटरप्राइज का होगा, हमारी अपनी एंटरप्राइज का होगा। इतने सेल्फिश हो जाते हैं कभी कभार डिविजनल हेड्स, वो दूसरे के इंटरेस्ट को हार्म करके, दूसरे डिवीजन के इंटरेस्ट को हार्म करके खुद की परफॉर्मेंस को क्या दिखाना चाहते हैं, बेटर दिखाना चाहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल का नुकसान होता है। अब बेटा है इसकी सूटेबिलिटी। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या सूटेबिलिटी है, कहाँ पे मतलब इसको हम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, जहाँ जिस एंटरप्राइज में प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा हो, वहां पे जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और अलग अलग मार्केटिंग के मेथड्स रिक्वायर्ड हो। मतलब एक प्रोडक्ट के लिए कोई और आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई और मार्केटिंग मेथड चाहिए, और दूसरे के लिए कुछ और चाहिए। दूसरा है, लास्ट है, जहाँ पे जो बिजनेस का साइज हो वो क्या हो, काफी बड़ा हो। जो कंसर्न है मतलब एंटरप्राइज है, उसका साइज क्या हो, काफी बड़ा हो। वहां पे आपको डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे बेटा कंसर्न से रिलेटेड है, मतलब प्रोडक्ट्स की रेंज ज्यादा हो, प्रोडक्ट्स की लाइन ज्यादा हो, ये मतलब है। फंक्शन में भी हमने ये पढ़ा था, वहां पे बिजनेस यूनिट बड़ा हो, मतलब एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हम क्या कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो। और यहाँ है कि कंसर्न मतलब पूरी जो फर्म है, एंटरप्राइज है, कंपनी है, वो बड़ी हो विथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो वहाँ है आपकी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की सूटेबिलिटी। तो ये थे आपके 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।
थैंक यू।